नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बैशला रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा आपने, आज का टॉपिक है भारत। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आज हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। दो बातें हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ध्यान से सुनिए। देखिए भाई, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे भाइयों के आप में से कमेंट्स आते हैं अलग अलग। कोई कहता है जी पहले मैथ को कंप्लीट करा दीजिए, कोई कहता है हिंदी को कंप्लीट करा दीजिए, अभी हिंदी की एक ही करिए, कोई कह रहा है जीके को कंप्लीट करा दीजिए, कोई कहता है जीके में ये टॉपिक कराइए, कोई सभी की अलग अलग डिमांड होती है भाई। देखिए, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता, हम केवल मैथ चल रहे होते या रीजनिंग चल रहे होते या जीके चल रहे होते या हिंदी चल रहे होते, तो स्पीड आपको भी थोड़ी ज़्यादा लगती। अभी हमारे पास सब्जेक्ट भी हमें तीनों लेकर चलने हैं। दूसरा, अब हम सभी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, ये तो आप भी समझते हैं हमारी मजबूरी। हम चाहते हैं कि सभी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिलता रहे, सभी को मिलता रहे, ठीक है। इसीलिए हम टॉपिक कोशिश यही करते हैं कि जैसे 2 या 3 क्लास हमने मैथ की लगा दी, तो 2 या 3 क्लास फिर हम जीके की लगाएंगे। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि सभी का थोड़ा बैलेंस बना रहे। तो इसमें आप प्लीज़ बुरा ना माने कि हम आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं। हम आपके मैसेज को पढ़ते हैं, सभी के मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन सभी को हम संतुष्ट नहीं कर सकते भाई, वो आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। अब जैसे कल ही एक कमेंट्स आया है कि भाई पहले मैथ कंप्लीट करा दीजिए। भाई अगर मैथ कंप्लीट कराया जाएगा तो आप समझ सकते हो कितनी वीडियो बनानी पड़ेंगी। जैसे अभी हमने 5 वीडियो बनाई लाभ हानि की, और उसमें हमने बट्टा या डिस्काउंट को भी अनटच छोड़ रखा है, समझ रहे हो सर। तो 5 वीडियो केवल लाभ हानि की हैं, तो सभी आप टॉपिक को लगा लीजिए कितनी वीडियो बनेंगी। तो इसका मतलब अभी तक मैथ कंप्लीट नहीं होता अगर हम शुरू से लेकर अब तक आते। तो जिस दिन से हमने चैनल शुरू किया तब से लेकर अगर आज तक मैथ ही बताते हम, तो मैथ तब भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये हमारी मजबूरी है, इसको आप थोड़ा समझिए भाई, ठीक है। तो फिर दूसरी बात आती है, हम कोशिश ये भी करते हैं कि जहाँ पर बच्चे को सीखने के लिए ज़्यादा अच्छा मिले, तो हम उस टॉपिक को पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रटने वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर समझना कम है रटना ज़्यादा है, उनको कोशिश करते हैं हम कि भैया उनको थोड़ा पीछे कर देंगे हम। हमें जहाँ पर लगता है कि ये ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है। जैसे अब एक उदाहरण और बताते हैं। मैंने आपको पढ़ाई के तरीके में बताया था कि आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपके लिए अच्छा है, आप उसको मत पढ़िए जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन भाई आप में से बहुत सारे इस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहे। हमने क्या कहा, आप में से बहुत सारे उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। वो पढ़ने में कौन सा अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपका टॉपिक अच्छा भी होता है, क्लियर भी होता है, आप उसको जानते हैं, फिर भी आप उसी को पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं, हमने एक टॉपिक डाला था क्रिप्ट अरिथमेटिक, उसमें बहुत सारे कमेंट आए। कल भी, आज सुबह भी एक कमेंट आया कि भाई हमारा जो भैया ये समझ में नहीं आ रहा टॉपिक। लेकिन अगर आप उस टॉपिक के व्यूज़ देखेंगे तो बहुत कम है। समझ में नहीं आ रहा बहुत सारे भाइयों को, लेकिन व्यूज बहुत कम है, इसका मतलब बहुत सारों ने उसको अनटच छोड़ दिया, ठीक। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक्स बहुत कम पल्ले पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो उनके भी व्यूज कम है। तो इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं जो उनको अच्छी लग रही है। लेकिन फिर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आपको अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, क्या ले आपके लिए वो अच्छी है या वो अच्छा है जो आप नहीं जानते, जिसको जानना चाहिए। तो भाई थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बदलिए। आपके जो भी टॉपिक कमज़ोर है पहले उस पर भी ध्यान दीजिए। जो भी कोई भी, चाहे जीके है, रीजनिंग है, मैथ है या हिंदी है, कोई भी पॉइंट जो आपका कमज़ोर है उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन में इंटरेस्ट आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। मैंने कई ये चीज़ नोट की है कि जिस टॉपिक को मुझे लगता है कि ये थोड़ा टफ है बच्चों के लिए, उसी पर व्यूज कमाते हैं। और मुझे मालूम होता है भैया, इतने दिन का एक्सपीरियंस हमें ऑफलाइन कोचिंग में, हमें मालूम होता है कि बच्चे किस पॉइंट पर अटकते हैं। हम उसको क्लियर कराना चाहते हैं, वे बच्चे उसको देखते ही नहीं है। तो इसका मतलब वो उसमें गफलत में रहना चाहते हैं कि हमारा तो ये हो ही जाएगा। बाई चांस नहीं होता भाई, मेहनत से होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो थोड़ा सा अपने व्यू को बदलिए, क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात भाई, दूसरी बात ये है कि अभी जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं भारत, इसके बेसिक है सारा कुछ।
हम बेसिक को क्लियर करके चल रहे हैं कि भारत के बारे में याद रखना, इस टॉपिक में भारत के बारे में जो हम लिखवाएंगे हर लाइन एक क्वेश्चन है। बहुत सारे कैसे टॉपिक होते हैं कि हमने पूरा का पूरा बोर्ड भर दिया, उसमें से एक सवाल निकल कर लाएगा। हम यहाँ पर इस टॉपिक में गारंटी से कहता हूँ मैं, अगर मैं एक भी शब्द लिखूंगा वो अपने आप में एक प्रश्न है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आसान है, सभी बच्चों को शुरुआत भी में ये समझ जाना चाहिए, लेकिन इस टॉपिक में एक भी लाइन मिस मत कर देना। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक को जानते हैं तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट तक कुछ पॉइंट ऐसे तब भी मिल जाएंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, पता नहीं कौन सा पॉइंट आपने पढ़ रखा, कौन सा नहीं पढ़ रखा, तो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, शुरू करें आज का। ओके भाई, भारत। तो पहले बात करते हैं भारत के नाम की। जब भारत के नाम की बात करते हैं तो भारत के नाम कई सारे हैं भाई। भारत है, इंडिया है, इससे अलग अजनाब देश है, भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है और भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ठीक, तो ये भारत के नाम है, भारत, इंडिया, अजनाब देश, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप। इन नामों में जो भारत नाम पड़ा है वो राजा भरत के नाम पर पड़ा। ठीक है, राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। आर्यावर्त, आर्यों का देश होने के कारण, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, आर्यों का देश होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा गया। आर्य का मतलब क्या होता है भैया? श्रेष्ठ पुरुष। पूछा गया कई बार ये भी। ठीक है, आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष और आर्य का निवास होने के कारण इसे भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। फिर इंडिया कहाँ से आया? ठीक है, आ जाते हैं, एक नाम और ले लेते हैं अभी हम। भारत का एक नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, अब हिंदुस्तान जो है हिंदू, तो हिंदू शब्द जो है ये सिंधु नदी से बना है। ठीक है, तो सिंधु जो थी, तो सिंधु से शब्द निकलता हिंदू और हिंदू से बनता हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान की उत्पत्ति समझ में आ गई। सिंधु शब्द से बनता हिंदू और हिंदू शब्द से बनता हिंदुस्तान। दूसरा, एक सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस। इंडस शब्द से बनता है इंडिया। इंडस शब्द से इंडिया, सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये भारत के कुछ नाम थे। अब इनका थोड़ा सा आपको ये भी पता चल गया होगा कौन सा शब्द कहाँ से निकल कर आया। इसके बाद भारत की बात करते हैं अगर हम क्षेत्रफल। भारत के क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख, यहाँ पर कोमा लगा सकते हो आप, 87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और इस हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 7th। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये भी क्लियर हो गया। एक बात और, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें लगभग 90.5%, लगभग कह रहा हूं मैं, इस पर भूमि है, स्थल भाग है, और जो शेष है लगभग 9.5% इस पर जल है। यानी भारत के टोटल एरिया में लैंड एरिया जो है वो 90.5% है और 9.5% जो है वो वाटर एरिया है। क्लियर हो गया सर? आगे बढ़ते हैं सर। तो भारत का जो हमने अभी बताया आपको 7वां स्थान है, इसका मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में भारत से बड़े 6 देश हैं। 6 देश भारत से बड़े हैं सर। अब कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं उनको हम सीरीज में लिख लेते हैं। रूस, कनाडा, चीन,
अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, 4 सबसे बड़े देश हो गए हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर आता ब्राजील, 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत आ जाता है भाई। तो आपको भारत से बड़े जो 6 देश हैं वो सभी का नाम याद होना चाहिए। अच्छी बात तो ये है कि आपको सीरीज में याद हो, सीरीज में याद नहीं है तो लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में कौन कौन से देश भारत से बड़े हैं, वो पक्का पता होना चाहिए। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। एक बात और सर, कई बार चीन का जो क्षेत्रफल है, अमेरिका क्षेत्रफल, कनाडा का क्षेत्रफल, इनसे जो है ना मिसमैच करते रहते हैं। तो वो इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं। इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे कैसे, जैसे हांगकांग का मसला हो, ताइवान का मसला हो, तिब्बत का मसला हो, ये सब जो इंटरनेशनल लेवल के मैटर हैं, तो इनको चीन अपना बताता है, तिब्बत कहता हम अलग हैं। तो ये सब चीज़ें इनको अगर शामिल करेंगे तो चीन का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, नहीं करेंगे तो कम हो जाएगा। इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए आपको, इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए आपको। ठीक है, जैसा कि दे रखा है उसी हिसाब से आपको मान लेना चाहिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। तो 7 देश हो गए। भारत का 7वां स्थान है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद आता है, जब भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत की लंबाई की बात करते हैं पूर्व से पश्चिम। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर है भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई। यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम सीधे चलें तो 2,933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई, देखिए उत्तर से दक्षिण गए, दक्षिण से उत्तर गए, पूर्व से पश्चिम गए, पश्चिम से पूर्व गए। मैंने बोला गुजरात से अरुणाचल, तो गुजरात पश्चिम में आएगा, गुजरात से अरुणाचल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहले किसको बोल रहे हो। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत की लंबाई आ गई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। एक बात और सर, कि अगर हम इनकी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा आएगा, 32,87,263 से बहुत ज़्यादा आएगा ना। लेकिन भाई भारत आयताकार थोड़ी है भाई, अगर हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई भारत इस टाइप का नक्शा है, ठीक है, ऐसे जो इसकी और इसकी गुणा करें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई भारत की आकृति तो ऐसी नहीं है, ऐसे है ना, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, 4 कोने वाला है। तो आपको मालूम होगा कि भारत ऐसे देखते हैं सर हम, इस टाइप में। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये सब जो है, ये तो हट जाएगा ना, ये तो क्षेत्रफल में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी इसकी लंबाई चौड़ाई की गुणा करके क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें। ठीक, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। इसके बाद अब जब भारत के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत की सीमा की बात करते हैं। भारत की भूमि सीमा, जो भारत की भूमि सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जल सीमा या तटरेखा, इसको हटा देते हैं, तटरेखा ही लिखते हैं, मुख्य तटरेखा, 6500 किलोमीटर है। और 7,516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित। तो भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है, भारत की मुख्य तटरेखा 6500 किलोमीटर, लेकिन द्वीप लगा दें तो 7,516.6 किलोमीटर। यानी अगर हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के भी द्वीपों की जो बॉर्डर है उसको भी शामिल करेंगे तो इतना बैठ जाता है सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बात और, जब हम बात करते हैं इस भूमि सीमा की और अपनी तटरेखा की, तो इसका मतलब क्या है? हल्का सा एक मैप बनाकर देखते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का नक्शा मान लेते हैं हम। तो यहां गुजरात से लेकर और बंगाल तक ये तटरेखा है भाई, बंगाल से लेकर गुजरात तक तटरेखा है, और यहां पर ये जो पूरा एरिया है ये भूमि सीमा अपने। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अगर हम घूमकर पूरे पर एक चक्कर लगाते हैं यहां तक का तो 15,200, और अगर यहां पर आते हैं तो 6500। तो अब एक सवाल और बनता है बहुत अच्छा कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बिल्कुल बॉर्डर पर चारों तरफ घूम जाए, बॉर्डर से होते हुए गुजरात से चलता है और वापस घूमकर उसी गुजरात के उसी स्थान पर आ जाता है बॉर्डर से होते हुए, तो वो कितने किलोमीटर चलेगा लगभग? तो भैया लगभग याद रखना है 15,200 और 6500, तो लगभग 21,700 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग 21,000 किलोमीटर या 22,000 किलोमीटर एक ऑप्शन में होगा। इतना किलोमीटर चक्कर एक पूरा बैठता भारत के बॉर्डर पर चलते हुए। ओके, इसके बाद अब देखिए, जब हम बात करते हैं पहले भूमि सीमा की, तो भारत की जो भूमि सीमा है वो पाकिस्तान से भी लगती है, चाइना से भी लगती है, नेपाल भूटान से भी लगती है, म्यांमार से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। तो भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यहां पर है बांग्लादेश, ठीक है, वो मैप का मैटर है, उसको बाद में देखते हैं। भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096 किलोमीटर। सेकंड नंबर चीन है और तीसरा नंबर पाकिस्तान है। ठीक है, उसके बाद नेपाल आता है, म्यांमार आता है, फिर भूटान आता है। भूमि सीमा की बात करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और फिर आता है भूटान। और सबसे छोटी जो लगती है यहां पर जम्मू कश्मीर में POK में लगती है, वो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी। ठीक है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिस एरिया में हम अफगानिस्तान के साथ टच करते हैं सर। तो आपको सबसे पहले बस ये जरूर याद रखना, भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। ओके, इसके बाद चलते हैं सर बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर। इसके बाद आती है जल सीमा, यानी कि तटरेखा। भारत की जो तटरेखा की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक 9 राज्य हैं। भारत की तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। इन 9 राज्यों में 5 राज्य इधर हैं और 4 राज्य इधर हैं। भारत की तटरेखा वाले कुल 9 राज्य हैं, जिनमें 5 राज्य पश्चिमी की तरफ हैं और पूर्व की तरफ कितने हैं? 4 राज्य। हल्का सा बता देते हैं, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 इधर है। इधर की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और नीचे क्या? केरला। ठीक है, तो 5 इधर है, 4 इधर है। ओके, अब इसके बाद एक सवाल और बनता है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। लेकिन भाई एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस चीज को। सवाल आ गया, इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? लक्षद्वीप, गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। तो आंसर गुजरात नहीं होगा, अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो अंडमान निकोबार की तटरेखा गुजरात से लंबी है। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए भारत में तटरेखा वाले 9 राज्य हैं, जिनमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। 9 राज्यों की बात कर रहे हैं हम, केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा गोवा। ये भी क्लियर है। इसके बाद एक और चीज आती है यहां पर, इसको हटा देते हैं। चलो, भारत में अगर हम बात करते हैं तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन भारत की अगर समुद्री सीमा कहे कोई, भारत की समुद्री सीमा है 12 नॉटिकल मील।
12 नॉटिकल मील हो। अभी इसको भी बताएंगे क्या है। 12 नॉटिकल मील को हम बोल सकते हैं 12 समुद्री मील। ठीक है, और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। इंपोर्टेंट है ये भी। भारत की तटरेखा 7516 है, लेकिन भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है और 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर होता है। ओके, लगभग 6050 फीट के आसपास बैठता है, 6050 6080 के करीब, इतने फीट के करीब बैठता है 1852 मीटर, यानी कि 2 किलोमीटर में 148 मीटर कम है। अब 12 नॉटिकल मील की अगर अब बात करेंगे तो 21-22 किलोमीटर के करीब बैठ जाएगी। अभी 21-22 किलोमीटर है क्या? समुद्री सीमा और तटरेखा में अंतर क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अगर हम भारत के यहाँ की बात करते हैं, दक्षिण की भारत की यहाँ पर, ठीक है, तो ये तटरेखा हमने यहाँ से ऐसे नापी, ठीक है, ऐसे नापते हैं, ये क्या है? तटरेखा है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बॉर्डर की बात करते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर फेंसिंग की होती है, मालूम होगा कि बाड़ लगा रखी है तार की, जिससे कि एक निश्चित होता है कि इसके पास भी नहीं आते कोई भी सेना, दोनों का अलग अलग एरिया होता है। अब ये वाला जो पोर्शन बात करते हैं, यहाँ पर मुंबई है मान लिया, अब मुंबई के पास जो समुद्र है, तो समुद्र तो इंटरनेशनल होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बोलते हैं। तो क्या इस पर तो कोई भी अगर देश आना चाहे तो यहाँ पर आ सकता है क्या? तो क्या पाकिस्तान या चाइना की नेवी यहाँ पर आकर खड़ी हो सकती है? अगर ऐसे यहाँ पर आएगी तो सामरिक दृष्टि से बहुत दिक्कत हो जाएगी, और केवल इंडिया को नहीं, हर देश के सामने समस्या है। तो हर देश के लिए जो उसकी भूमि होती है जहाँ खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो समुद्र होता है, उस समुद्र का कुछ एरिया उस देश की प्रॉपर्टी माना जाता, वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नहीं माना जाता। तो भारत के लिहाज से बात करें तो भारत की तटरेखा से 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील समझ में आ गया, लगभग 21-22 किलोमीटर। तटरेखा से अंदर पानी की तरफ जाएं तो ये एरिया भारत की सीमा माना जाता है। इस एरिया में अगर कोई आएगा तो भारत वही उसके साथ सलूक कर सकता है, जैसे भारत क्या बोलते हैं, भूमि सीमा को क्रॉस करने पर करता है। यानी भारत की परमिशन के बगैर इसमें एंट्री नहीं है, संभव नहीं है। ये भारत की सीमा मानी जाएगी, हालांकि समुद्र के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। दूसरी बात, अब होता क्या है कि इसके बाद का भी एरिया हमें मिलता है EEZ के रूप में। भारत का EEZ है 200 नॉटिकल मील। याद रखना, हर देश का अलग अलग होता है सर, ये EEZ समुद्री सीमा सभी देशों की अलग अलग होती है। तो भारत की समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील है। यहाँ पर भूमि खत्म हो गई है, भूमि के बाद पानी के अंदर 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा है, और जहाँ ये समुद्री सीमा खत्म होती है उसके बाद का 200 नॉटिकल मील का एरिया भी हमारी क्या माना जाता है? EEZ माना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल बनता है सर, भारत का EEZ कितने किलोमीटर तक है? तो आंसर आता 200 नॉटिकल मील, लेकिन तटरेखा से 212 नॉटिकल मील। तटरेखा से बात करें तो 212, क्योंकि 200 ये है, 12 ये है। समझ में आ गया? अब इन दोनों में अंतर क्या है देखिए सर। EEZ की फुल फॉर्म भी अभी लिखवाएंगे, पहले इसको समझते हैं सर हम। समुद्री सीमा समझ में आ गया। सपोज कीजिए पाकिस्तान का जहाज है जो यहां से होते हुए और इधर थाईलैंड जाना चाहता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहां से घूमा तो यहां पर जो भारत का एरिया है इसमें नहीं एंट्री कर सकता, वो जो भारत की समुद्री सीमा उससे नहीं निकल सकता। अगर निकलना तो भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी से कांटेक्ट करने के बाद, वरना तो इससे दूर से ही जाएगा वो। लेकिन जो 200 नॉटिकल मील का एरिया, इसमें से किसी भी देश का अगर शिप है वो निकलना चाहे तो निकल सकता बगैर भारत की परमिशन के। कहां से? EEZ में से कोई भी देश आवागमन कर सकता है, लेकिन समुद्री सीमा से में आवागमन संभव नहीं है भारत की परमिशन के बगैर। दूसरी, इस एरिया से सिर्फ आवागमन के लिए कोई भी यूज करेगा, सभी के लिए फ्री है। इन दोनों का अंतर ध्यान से देखना। लेकिन इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी 200 नॉटिकल मील के अंदर, जो हमारा EEZ बनता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी? भारत की होगी। उसको कोई हथिया नहीं सकता, बस निकलने के लिए, आने जाने के लिए कोई भी देश यूज कर सकता उस एरिया को।
जैसे उदाहरण बताते हैं, उदाहरण क्या है कि हमारा जो ये पोर्शन है यहाँ पर मुंबई है और मुंबई से 118 नॉटिकल मील की दूरी पर एक हमारा ऑयल प्लांट है जहाँ से हमें तेल मिलता है, उसका नाम है बॉम्बे हाई। ये हमारा EEZ में स्थित है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित है। समझ में आ गया भाई? तो समझ में आ गया होगा तटरेखा और समुद्री सीमा में अंतर क्या है। फिर ये भी समझ में आ गया समुद्री सीमा और EEZ में अंतर क्या है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। अब हमारा EEZ की फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक SEZ होता है भाई, वो इकोनॉमिक्स में होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ अलग होता है, EEZ अलग होता है। तो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फुल फॉर्म नोट कर लेना भाई। ओके भाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, ये हमने आपको बता दिया भारत की सीमाओं के बारे में। इसके बाद आता भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण में। भारत का जो सबसे पूर्वी है, भारत में के सबसे पूर्व का स्थान है, उसे किबिथु बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में होगा, पक्का है? कहां पर भैया? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। दूसरा, अगर हम भारत के सबसे पश्चिम की बात करें, भारत का जो सबसे पश्चिम का हिस्सा है वो सर क्रीक है। ठीक है, ये जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है, गोहर म्योती या गोहर माता स्थान के पास में पड़ता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित भी है। सर क्रीक पड़ता है, गोहर मोती या गोहर माता जगह है गुजरात में, पश्चिम में गुजरात है, ये तो क्लियर हो ही गया। सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम। सबसे उत्तर की बात करते हैं तो इंदिरा कौल जगह है, कौन से राज्य में होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। ये उस स्थान पर है जो कि अभी चीन के कब्जे में है, इंदिरा कौल जो है। तो इंदिरा कौल सबसे उत्तर का भारत का एरिया माना जाता है। और भारत का सबसे दक्षिण का एरिया क्या मानते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार में। बस ये ध्यान रखना है, अभी हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। अंडमान निकोबार में है। पहली बात ये याद रखना, हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सबसे पूर्व, सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिणी बिंदु के बारे में बताया हमने। इंदिरा जो नाम पड़ा है वो इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं पड़ा। ये जो इंदिरा नाम पड़ा है, ये लक्ष्मी देवी जो होती है, हमारी धन की देवी लक्ष्मी, इनका एक पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का इंदिरा, तो उनके नाम पर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल पड़े हुए। लेकिन अब एक और चीज देखिए सर, यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो देखिए, अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहता है तो इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहता है तो कन्याकुमारी। अंतर क्या है भाई जी? मेरा मैप थोड़ा इतना अच्छा नहीं बनता है, हालांकि हम मैप पर भी आपको सब कुछ समझाने वाले हैं बहुत जल्दी, तब तक आप इसी से काम चलाइए। ये है कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है सर, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो इंदिरा पॉइंट इससे नीचे पड़ता है। यहाँ पर भारत का मुख्य भूमि देखेंगे तो यहाँ तमिलनाडु है, फिर श्रीलंका है, फिर क्या है, श्रीलंका यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का ये वाला जो हिस्सा है ये इंदिरा पॉइंट है, ये कन्याकुमारी से नीचे हो जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मुख्य भूमि अगर शब्द आ रहा तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये तमिलनाडु में, ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आती है,
हम बात इंदिरा पॉइंट की कर रहे हैं। इंदिरा पॉइंट किस जगह पर है? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट को इंडिया पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया पॉइंट। इसका एक नाम और है पार्सन पॉइंट, और इसका तीसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। तो ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट के 4 नाम हैं। इंदिरा पॉइंट, इंडिया पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया भाई? ओके सर। भारत का 0 मील बिंदु भारत का जो 0 मील बिंदु है वो नागपुर महाराष्ट्र के पास है। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब ये क्या है भाई? तो भाई आपको याद रखना है कि जब अंग्रेजों के टाइम की बात है तो अंग्रेजों के समय में भारत का जो नागपुर है इसको सेंटर मानते थे अंग्रेज, और किसी भी स्थान की दूरी की कैलकुलेशन वो नागपुर से ही करते थे, तो इसलिए उसको 0 मील बिंदु कहा गया सर। दूसरा, एक और सवाल आता है, भारत का जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जो भारत का जागृत ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप में पड़ता है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में भारत का जागृत ज्वालामुखी पड़ता है। ये भी नोट हो गया, ठीक है। एक बात और सर, देखिए भारत के अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो एक चीज पक्का याद होनी चाहिए, हालांकि आपको सभी राज्य याद होने चाहिए बॉर्डर के अकॉर्डिंग, लेकिन एक चीज पक्का याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे 4 राज्यों की सीमा लगती है। वो आज शुरुआत कर रहे हैं हम मैप के अकॉर्डिंग, आपको सारी चीज़ें बता के देंगे। मैप जब चलाएंगे तो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, वो सब बताकर चलेंगे। पाकिस्तान के साथ 4 राज्य टच होते हैं हमारे भारत के। ऊपर है जम्मू कश्मीर। अब वो तो आप समझ रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर को क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, उसको अभी आप बाद में कैलकुलेट करेंगे। जम्मू कश्मीर, इसके बाद पंजाब, इसके बाद आता है आपका राजस्थान, फिर आता है गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात पाकिस्तान के साथ टच होने वाले भारत का एरिया है ये सर। ये बहुत ज़रूरी है आपको याद होना सर। इसके बाद एक चीज़ और आती है सर भारत के बारे में जब हम बात करते हैं तो, कि भारत के जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है K2। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा बिंदु K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत की K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद एक और चीज आती है सर, कि भारत का ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों के साथ टच है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। भारत का ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों से टच है। वो कौन सा है? वो है सिक्किम। बहुत बार पूछा गया ये। इसका कारण आपको तब समझ में आएगा जब आप मैप देखेंगे, क्योंकि सिक्किम बहुत छोटा सा है, छोटा सा राज्य है, और फिर भी ये 3 देशों के साथ टच हो रहा है, तो इसलिए इससे सवाल बहुत अच्छा निकल कर आता है सर। ठीक है, तो सिक्किम से संबंधित सवाल आते रहते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर भी 3 देशों से लग रहा है सर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से लग रहा है, लेकिन सवाल सिक्किम से निकल कर आता सबसे ज़्यादा। इसके बाद एक और सवाल बनता है बहुत ही अच्छा सर, कि भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 4 अलग अलग स्थानों पर बसा हुआ है। पांडिचेरी, पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 स्थानों पर बसा हुआ है। कितने स्थान?
4 स्थानों पर बसा हुआ है अलग अलग, या ये कह सकते हैं भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं और चारों जिलों की सीमाएं आपस में टच नहीं होते। वो कौन सा है? पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, इसका एक स्थान इधर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इस तरह के 4 अलग अलग क्षेत्रों में बसा हुआ है सर, यनम, करैकल, माहे और पांडिचेरी। ठीक है, तो यनम, करैकल, माहे, ये इधर वाला माहे है, ये यनम, करैकल और पांडिचेरी हैं, 4 स्थानों पर बसा हुआ है और चारों स्थानों के हम नाम भी लिख देते हैं सर। इसके जो 4 स्थान हैं उनके नाम है यनम, करैकल, माहे और पांडिचेरी। पांडिचेरी को पुदुचेरी भी कह रहे हैं ना सर। 4 स्थानों पर बसा हुआ भारत का केंद्र शासित प्रदेश है ये, यनम, करैकल, माहे, पांडिचेरी। ओके, क्लियर हो गया सर। इसके बाद देखिए सर, अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में, भारत के आसपास के बारे में बता चुके, ना हमने जनसंख्या पकड़ी है, ना भारत के राज्यों के बारे में पकड़ा है, भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं अभी। ठीक है, तो भारत पार्ट 1 में हम आज इतना ही रखते हैं भाई। आपको जो है याद रखना, मैं फिर से अपील करता हूँ, इसका हर पॉइंट कह रहा हूँ एक सवाल है भाई। मैंने बहुत धीमे से पढ़ाया है इस हिसाब से कि हम जो है आप नोट्स बना सके, मैंने लैंग्वेज भी वही प्रयोग की है। ठीक है, आप नोट्स बना सके, समझिए इस चीज़ को। बहुत सारे भाई कहते हैं PDF, देखिए भाई PDF वगैरह के चक्कर में जो हम मुझे जानते हैं, जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग कर चुके हैं, वो जानते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ता। हमारा मकसद होता है आपके लिए अच्छी क्वालिटी का मैटर देना। ठीक है, तो आप थोड़ी मेहनत आप कीजिए। दूसरी बात एक और है, जितना आप हाथ से लिखकर मेहनत करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए। अगर आपको मतलब किताबों से ही या प्रिंटेड मैटर से ही काम चलता तो कोई भी व्यक्ति नोट्स नहीं बनाता। नोट्स बनाने का अलग महत्व होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए सर। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है सर कि अगर हम PDF डालते हैं, कोई भी डालता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें फालतू की आ जाती हैं। आपको सिर्फ सॉलिड चीज़ पर ध्यान देना है सर। इसीलिए इसका हर लाइन एक सवाल है, इस कम से कम इस चैप्टर में एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।